यहाँ पे क्या है कि हम लोग कम पीरियड ऑफ टाइम में एकदम पॉइंटर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चैप्टर के कुछ क्रिस्प पॉइंटर्स पे बात करेंगे, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते क्या है, सेक्टर्स कंपेयर कैसे किए जाते हैं, आपके नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इन अ वेरी सिंपल, एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं, प्राइमरी का मतलब होता है जो चीज किसी चीज का बेस बना। सारा जो जितना भी खर्चा सामान बनाने में आया, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है ना, और हमेशा इसका वैल्यू जो है ना आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एडेड होता है। तो ये सारी चीजें किसके पार्ट है बेटा, सारी चीजें जिम्मेदारियां हमारे गवर्नमेंट की, हमारे सरकार की। देखो भाई, ऐसा है, एक बड़ा पुराना एडवर्टीजमेंट है कि मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। फिलहाल देखो, मेंटोस तो दे दूंगा तुम्हें, अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाना, कम भी आएंगे चलेगा, मेंटोस ले लेगा मैं ऐसा आकर, लेकिन दिमाग की अगर बत्ती जलानी है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन। कैसे भाई, सिंपल है यार, माइंड मैप्स के थ्रू। तो चल रही है हमारी माइंड मैप्स की एकदम ताबड़तोड़ सीरीज, समझ रहे हो ना बालको, समझ रहे हो ना भाई। हाँ, तो माइंड मैप्स किसके लिए, देखिए माइंड मैप्स उसके लिए बिल्कुल नहीं है जो एकदम स्क्रैच से पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, जो बच्चे को एकदम मतलब कहते हैं ना एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, एकदम डिटेल पढ़ना है। ठीक है, माइंड मैप किस बच्चे के लिए, माइंड मैप उस बच्चे के लिए है जिसने एटलीस्ट एक बार चैप्टर पढ़ लिया है या 2 बार चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, वो बच्चा थोड़ा सा चैप्टर भूल गया है या रिकॉल करना चाहता है। ठीक है, और वहां पे उसको कम टाइम का शॉर्ट वीडियो चाहिए जहां पे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएं और आप फटाफट से जो है अपना जो भी बैकलॉग वगैरह बना है आपको उसको खत्म कर लो। वैसे जो बच्चा देखो स्क्रैच से पढ़ना चाहता है, उसके लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि माइंड मैप नहीं है, बिकॉज यहां पे क्या है कि हम लोग कम पीरियड ऑफ टाइम में एकदम पॉइंटर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हो यार, तब आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, तो वो एक अलग फील है ना। तो ये नहीं कह रहा कि वीडियो मत देखना, वीडियो जरूर देखना, एटलीस्ट तुम्हारा जो मतलब जीरो वाले उस पर बैठा हुआ ना, बिल्कुल कह रहे हैं सर हमने तो चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं, एटलीस्ट उससे लेवल 1 पे आ जाओगे। तो नो डाउट कि अगर आपने चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, लेट्स से चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा ही नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को देखना है ना। एक बार देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ठीक है सर, ये समझाया गया इस वीडियो में, ये पूरा चैप्टर है मेरा। फिर एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना बढ़िया से बैठ के। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि कोई एक लॉन्ग वीडियो आपको रेफर करना चाहिए तो आप उसको कर लेना। नहीं तो कई सारे बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं और उनका इतने में भी काम बन जाता है। तो अपनी नीड के हिसाब से आप इस वीडियोस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिए, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक ऐसा चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ था मेरा वर्चुअल बिजनेस, जो कि काफी सारे बच्चे जानते हैं, यानी मैं, हमारे प्यारे प्यारे पीवीएंस और हमारा अपनी समोसे की दुकान जिसका नाम है द डीके समोसा भंडार। जी हाँ, तो ये वही चैप्टर है जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी बच्चों को एक कंसेप्ट समझाते समझाते। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, देखिए बहुत सिंपल है। इस चैप्टर के कुछ क्रिस्प पॉइंटर्स पे बात करेंगे, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते क्या है, सेक्टर्स कंपेयर कैसे किए जाते हैं, आपके नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब सेक्टर्स को हम वर्किंग कंडीशंस और ओनरशिप के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं, और हमारी सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती है। तो ये सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। तो फटाफट से अपने चिप्स का पैकेट या फिर अपने जो भी बिस्किट का पैकेट या जो भी मम्मी ने प्यार से बनाया है उसको लेकर के कोने में बैठ जाओ चुपचाप से। ठीक है, बिकॉज अगले 20-30 मिनट हिलना नहीं है यहां से। आई बस में वॉशरूम जाना होकर के आ जाओ, खाना पीना है खा लो, साथ में रख लो, लेकिन अगले 20 से 30 मिनट जो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक देखना है। और लास्ट तक आई कैन मेक वन थिंग क्लियर कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, समय बहुत कम है मेरे दोस्त। तो जब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इन अ वेरी सिंपल, एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो यार, हमारे देश के अंदर या किसी भी स्टेट में, इवन आपके घर में भी, पैसा किधर से आ रहा है, किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां कहां पैसा खर्च हो रहा है, इस सबका जब आप स्टडी करते हो, एक एनालिसिस करते हो, वही आपके इकोनॉमी है। बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तो देश का इकोनॉमी हो सकता है, स्टेट का इकोनॉमी हो सकता है। ठीक है, या फिर अपने अपने खुद का घर का भी इकोनॉमी हो सकता है ना, बिकॉज घर में कुछ पैसे कमाते होंगे लोग, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जाता होगा, लगाया जाता होगा, उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे। तो यही बेसिकली हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों इकोनॉमी के अंदर, तो 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो जनरली हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक होती है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जिससे आपको बेसिक सी बात है, पैसा मिलता है, सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पीडब्ल्यू मेरे को सैलरी पे कर रहा है, तो मेरा जो काम है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यही सेम काम अगर आपकी मम्मी करे, आपको चैप्टर पढ़ाए, ठीक है, बैठाल करके, तो उनको तुम क्या करोगे, पैसे थोड़ी दोगे उनको, तुम कहोगे अरे मम्मी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बस खत्म, पैसा थोड़ी दो रहे हो। तो पॉइंट इज कि जहां पे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसको हम कई बार कहते हैं द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जब जहां पे आपको पैसा नहीं मिलता उसको हम लोग कई बार कहते हैं द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक वाली, ये आप जनरली अपने खुद
के बेनिफिट क्या है, खुद के कंजम्पशन के लिए करते हो, ठीक है। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो होते हैं जहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं दोस्तों जहां पे आप कुछ काम करते हो, बदले में आपको कुछ पैसा या फिर इनकम जनरेट होती है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया कि हमने जो है इस पूरे एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए कुछ ग्रुप्स बना लिए, कुछ कैटेगरीज बना ली, ठीक है। तो उन कैटेगरीज को हमने यहां पे नाम दे दिया सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का। अब क्योंकि भारत देश की बात हो रही है तो उसके अंदर हमने ऐड कर दिया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जब हम बात करते हैं इन सेक्टर्स की, इन कैटेगरीज की, इसको हमने 3 बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हमारा बेसिस है वो है नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि आप मेरे भाई काम क्या करते हो, ठीक है। कि आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, कैसा काम होता है, क्या क्या चीजें आप बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, सेक्टर्स को 3 भागों में बांट दिया। पहले का नाम रखा प्राइमरी, दूसरा रखा गया सेकेंडरी, और तीसरा बन गया अपना टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया, अपना सेकेंडरी हो गया, और तीसरे नंबर पे अपने पास अपना टर्शरी हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा यार हमारे प्यारे प्यारे 3 सेक्टर्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। फिर हमने कहा कि भैया आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, आप किन हालातों में काम करते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से हमने क्या किया, 2 कैटेगरीज बना ली, ठीक है। तो एक का नाम रखा गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक का नाम रखा गया यहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डन। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो तीसरा एक और क्राइटेरिया आया कि भाई ओनर कौन है, ओनरशिप किसके पास है, कौन इसका मालिक है, ठीक है। तो मालिकाना अधिकार के हिसाब से हमने तीसरा कैटेगरी बना लिया, उसको हम कहते हैं ओनरशिप। और ओनरशिप के बेसिस पे हमने अगेन डिवाइड कर दिया सेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मतलब सरकारी जॉब जिसको हर युवक चाहता है भारत का, ठीक है, बट मिलती बहुत कम लोगों को है, ठीक है। और प्राइवेट मतलब वही जो हर कोई इंसान कर लेता है नौकरी, लेकिन कभी सेटिस्फाई रहता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ना दोस्तों। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह है कि आप आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आसानी से पढ़ पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये ऑर्गेनाइज्ड है कि प्राइमरी है कि क्या है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यहां पे क्लियर कर लेना है कि भैया हर एक चीज को डिवाइड करने का एक क्राइटेरिया है, एक पैरामीटर है, ठीक है, एक कंडीशन। तो हमने क्या किया, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिससे आपको पैसा आ रहा है, उसको 3 अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड कर लिया। हमने कहा जो नेचर ऑफ एक्टिविटी मतलब जो काम होता है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। फिर हमने ये देखा कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। और फिर हमने ये देखा कि यार इनको ओन कौन करता है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया पब्लिक और प्राइवेट में। अब पूरे चैप्टर के अंदर बेटा आप यही पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप इसके बारे में डिफरेंस पढ़ोगे, फिर आप यहां पे पढ़ोगे ओनरशिप के बारे में। तो आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्राइटेरिया से, दैट इज नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 हमारे पास भैया डोगेस के किसान दादा आ चुके हैं, ठीक है, जो ये करते हैं खेती बाड़ी। तो जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत क्लियर है कि आप किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, इस्तेमाल करके कोई सामान यहां क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, या फिर उसको एज इट इज यूज कर ले रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी नेचर से मिलने वाले किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो वो पार्ट बन जाता है हमारे प्राइमरी सेक्टर का। जैसे फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग करना हो गया, माइनिंग हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो एक्टिविटीज हैं वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से इसको कई बार एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर का भी नाम दे दिया जाता है, बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो आप यहां से निकाल रहे हो वो कहां से निकल रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर वाले साइड से, ठीक है। तो यहां पे एक चीज बहुत क्लियर रखनी है, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है जो चीज किसी चीज का बेस बनाए। तो सिंस आप देखोगे कि ये वो सेक्टर है जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आप नेचर से ले रहे हैं। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहां से आ रही है, नेचर से आ रही है। तो जहां पे नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी, वो सारा का सारा काम किसमें डाल देते हैं हम, यहां पे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो आपके खेत से निकला हुआ गेहूं है उसको आप डायरेक्ट कच्चा तो खा नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा यूजेबल बनाना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। और इन्हीं रॉ मटेरियल्स को या इन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर बनाने का काम करता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, वो सारी एक्टिविटीज को कवर करता है जहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप प्रोसेस करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ज्यादा यूजेबल बनाते हैं, ठीक है। और ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो यहां पे क्या होता है, फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जहां पे क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को लेकर के उन्हें प्रोसेस किया जाता है और ज्यादा बेटर बनाया जाता है और ज्यादा यूजेबल बनाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आटे की फैक्ट्री है, तो आटे वाला चक्की क्या करेगा, गेहूं लेगा किसान से, है ना, उस किसान के गेहूं को लेकर के उसके बाद उसको पीसेगा, क्रश करेगा और फिर वहां पे आटा क्रिएट करेगा, और फिर उसी आटे का इस्तेमाल करके आप घर में रोटियां बनाते हो। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप गेहूं से डायरेक्ट रोटी नहीं बना सकते, आप उसको पहले आटे में कन्वर्ट करोगे फिर जाके रोटी बनेगी। आपने बिस्किट खाने, तो बिस्किट खाने के लिए क्या चाहिए आपको, बिस्किट चाहिए प्रॉपर। आप कच्चा गेहूं या कच्चा
तेल तो खा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि गेहूं की 4 बालियां आपने मुंह में डाल ली, फिर बटर डाल लिया, चीनी डाल ली, मुंह में ही बिस्किट बन गया। पॉसिबल है क्या? नहीं है यार। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको बिस्किट खाना है तो बिस्किट कहां से आएगा? फैक्ट्री से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा। इंडस्ट्री क्या करेगा? बढ़िया सी बात है, गेहूं खरीदेगा, उसमें और भी कई सारी चीजें ऐड करेगा, फाइनली बिस्किट बना के आपको दे देगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम यही है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको प्रोसेस करके जो है और बेहतर चीजों में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कॉटन फाइबर से हम लोग क्या करते हैं, कई बार धागा बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं। शुगर केन का इस्तेमाल कर हम लोग गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं ना। तो ये सब मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे दूसरे सेक्टर के, इसको आप कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब तीसरा सेक्टर ऐसा है जो कुछ बनाता नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले दो सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सामान बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं। तीसरा जो सेक्टर है बेटा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में काफी मदद करता है, ठीक है। ये खुद कुछ नहीं बनाता, ये बाकी दोनों सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके उनके ग्रो करने में मदद करता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। अब आप कहोगे सर कौन सी सर्विसेज? जैसे हमारे भैया बड़े खतरनाक डॉक्टर यार, ये एक बार हार्ट का मरीज आया था, उन्होंने किडनी निकाल के बेच दी, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, तुम समझ ही पा रहे हो देख करके, ये पेशेंट इसीलिए लड़ने आया है, इसके हार्ट में दिक्कत थी, ये आदमी किडनी निकाल के बेच दिया इसका, कहता अब सब सही है। उसके बाद इसकी दिक्कत खत्म नहीं हुई, आ गया लड़ने से, डॉक्टर किसने बनाया तुमको? तो भैया ये देख रहा हो तुम, इनकी मार पिटाई चलेगी अभी फिलहाल। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गए, ठीक है, आपके लॉयर्स हो गए, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग, बार्बर्स हो गए, कपड़े धोने वाले लोग हो गए, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले लोग, तो ये खुद कुछ नहीं बना रहे बट आपको सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी को भी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसा सेक्टर कहलाते हैं हमारे सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने बैठे है ना, कंपैरिजन करें तीनों सेक्टर्स का, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आता है, और वो कंसेप्ट है हमारा बेटा जीडीपी का। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हर एक सेक्टर का अपना एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, एक बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, कि बिस्किट जो है कैसे होता है। नंबर वन, बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो गेहूं कहां से आएगा? गेहूं आएगा किसान के पास से। तो किसान का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसका गेहूं है, उसने जितना भी गेहूं बेचा, जितना गेहूं बेच कर पैसे कमाया, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट था, ठीक है। फिर फैक्ट्री वाला क्या करेगा? फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि उस गेहूं के आटा बनाएगा, है ना, आटे से फिर क्या करेगा, उसमें तेल ऐड करेगा, ऑयल ऐड करेगा, बटर ऐड करेगा, फ्लेवर ऐड करेगा, है ना, फिर जाकर के पैकेजिंग करेगा, फिर अपना बिस्किट तैयार होगा। तो कितना पैकेट बिस्किट वो बेच रहा है ना, जितना भी पैकेट वो बिस्किट बेचेगा फाइनली, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। और फिर वो बिस्किट किसको बेचेगा? डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचेगा, वो बेचेगा दुकानदार को, ठीक है। और दुकानदार उसे फिर फाइनली मार्केट में कस्टमर को बेचेगा। अब दुकानदार ने जितना भी अपना प्रॉफिट ऐड करके बिस्किट बेचा फाइनली कस्टमर को, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि यार दुकानदार किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का, है ना, वो सर्विस दे रहा है, कस्टमर को चीजें दे रहा है, वो खुद कुछ नहीं बना रहा, वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। हमारी बिस्किट फैक्ट्री किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो बिस्किट्स बना रही है। और जो हमारे डॉगेश किसान है वो किसका पार्ट है? वो हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, बिकॉज वो गेहूं उगा के दे रहा है। तो यहां पे हर एक सेक्टर का अपना एक फाइनल प्रोडक्ट है। जब हम लोग कभी भी किसी फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो है ना, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, यानी वो सामान जो आपने इस्तेमाल किया किसी फाइनल चीज को बनाने के लिए, उसका दाम हमेशा ऐड हो जाता है। अब क्योंकि भैया गेहूं बनाने में तो काफी कुछ गया होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल गेहूं उगाने में भी आप देखो काफी इनपुट्स लगते हैं ना, खाद लगता है, पानी लगता है, तो उसका भी तो अपना एक प्राइस है। तो फाइनली तब जाके आप गेहूं उगा पाते हो। तो जितना भी प्राइस है यार, वो ऑब्वियसली गेहूं के प्राइस में एडेड है ना, जितने रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा होगा। ऐसे ही बिस्किट बनाने में काफी खर्चा आया, आटा लगा, चीनी लगी, मैदा लगा, सब लगा, है ना। तो सारा जो जितना भी खर्चा सामान बनाने में आया, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है ना। और हमेशा इसका वैल्यू जो है ना आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एडेड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे, अगर आप देखोगे कभी भी अगर आपको एक जीडीपी कैलकुलेट करना हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, तो हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। हम कभी भी एक चीज के समान, मतलब एक चीज की वैल्यू को मल्टीपल बार ऐड नहीं करते। अब जैसे बिस्किट की बात कर ली, तो बिस्किट में ऐसा नहीं होगा कि बिस्किट का प्राइस अलग है, आटे का प्राइस अलग है, बटर का प्राइस अलग है, तेल का प्राइस अलग है, नहीं, वो सब चीजों का प्राइस है एक ही चीज में। अब बच्चा कई बार एनसीईआरटी में कंफ्यूज होता है इस एग्जांपल के अंदर ना, बिकॉज एनसीईआरटी थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा होता आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हर एक फाइनल प्रोडक्ट के पीछे, बनने के पीछे उसके कई सारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है, जो उसका यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उसमें उन इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू जरूर से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब हम लोग जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो तीनों सेक्टर्स यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस की एक साल के अंदर, उसकी वैल्यू को हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं, और ये दे देता है हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी भी कहते हैं। अब एक मजेदार बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, जीडीपी में आप फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, आप जीडीपी में वही कमाई इंक्लूड करेंगे जो आपने देश के अंदर की है।
अब फॉर एग्जांपल मेरी दो दुकानें, आपको पता ही है, एक दुकान भारत में, एक दुकान युगांडा में। अभी एक दुकान होनोलुलु में भी खोली थी, वो बंद हो गई, वहां पे लोगों ने मार्क भगा दिया यार, सारे समोसे बेच दिए थे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि यार देखो मेरी जो दो दुकानें हैं उसमें अगर मैं ये बोलूं कि कौन सी दुकान से आने वाला इनकम भारत की जीडीपी में ऐड होगा, तो वो होगी मेरी इंडिया वाली दुकान, क्योंकि जीडीपी के नाम में ही डोमेस्टिक है, मतलब आपके देश के अंदर आपने जो बनाया वही आपके जीडीपी का पोर्शन है, ठीक है। तो जो बाहर से पैसा कमा के ला रहे हो बेटा, वो जीडीपी का पार्ट नहीं है। डन। तो जीडीपी क्लियर एंड कट, आपको जीडीपी का डिफिनेशन आएगा पेपर में लिखने को, तो आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ये देता है आपको टोटल प्रोडक्शन, और यही जो वैल्यू अपनी ये निकाल के देती है अपने को जीडीपी, ठीक है। तो जितना बड़ा जीडीपी होता है किसी कंट्री का, वो दिखाता है कि उसकी इकोनॉमी काफी बढ़िया ग्रो कर रही है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब अगर आप देखोगे तो हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंस में ना एक हिस्टोरिकल चेंज रहा है। आप जितने भी डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, पहला एग्जांपल यहां पे डेवलप कंट्रीज का है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर हमेशा वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा था। आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को उठा लीजिए, स्टार्टिंग का अगर आप उठा के देखेंगे उनका इतिहास, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका प्राइमरी ही रहा था वहां पे, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि फार्मिंग मेथड्स आपके बेहतर होते गए, समय के साथ इनोवेशन आया, टेक्नोलॉजी आए, फार्मिंग मेथड्स बेहतर हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर ने ज्यादा खाना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ यार कि जो अपने बाकी लोग थे, जब एग्रीकल्चर ज्यादा खाना उगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग और भी कुछ एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो अभी क्या था, जहां पे 5 आदमी एक खेत पे काम कर रहा था, उसमें से 2 निकल के कुछ और काम धंधा कर लिया, कोई क्राफ्ट्समैन बन गया, मतलब आप मान लीजिए कि कोई फॉर एग्जांपल छोटे मोटे कारपेंटर जैसे काम करने लगा, कोई लोहे बर्तन बना रहा है, कोई सोने की चीज बना रहा है, इसको हम कहते हैं क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये काम पकड़ लिया, कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, ट्रेडर्स बन गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने लगे। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई होने लगी। फिर अभी क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम में मैन्युफैक्चरिंग के ना नए मेथड्स आ गए। अब जब मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड्स आए तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्रीज का नंबर बढ़ गया। अब फैक्ट्रीज का नंबर बढ़ा तो यहां पे क्या होगा, जो लेबर है आपकी वो भी शिफ्ट होगी। अभी जो लेबर पहले बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी, वो लेबर धीरे धीरे जाके कहां काम करने लगी, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो एज ए रिजल्ट हमने क्या देखा कि शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब पिछले 100 सालों में अगर आप देखेंगे तो फर्दर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये शिफ्ट किसकी तरफ चला गया है, ये शिफ्ट चला गया है टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो पहले प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर आप देखोगे पिछले 100 सालों में जो टर्शरी एक्टिविटीज हैं वो अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल और काफी इंपॉर्टेंट होती गई हैं। एज ए रिजल्ट जो हमारा टर्शरी सेक्टर है ना दोस्तों, वो बन चुका है सबसे इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑल्सो, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। लेकिन ये कहानी डेवलप कंट्रीज की है, ये कहानी भारत में एप्लीकेबल नहीं होती। भारत में अगर आप शिफ्ट देखेंगे तो भारत का शिफ्ट बड़ा नॉर्मल सा है कि भारत में आप देखेंगे कि पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट था, है ना, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट दोनों के टर्म्स में। अभी क्या है कि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट वाइज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्शन उसकी कम हो गई। सेकेंडरी बीच का है, सेकेंडरी ने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो चाहे आपका प्रोडक्शन। और अगर आप देखोगे टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत नहीं बढ़ पाया। तो इंडिया का जो ग्रोथ रहा है ना सेक्टर्स का, जो आप देखोगे बड़ा फ्लक्चुएटिंग रहा है। और आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज का कैसा लगा कि पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी हुआ, अभी पिछले 100 सालों में टर्शरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप देखिए लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया। 73 से 74 के बीच में आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था, सबसे ज्यादा यही कंट्रीब्यूट करता था। 2013-14 में रिप्लेस हो गया। अब 2013-14 में आप देखिए टर्शरी सेक्टर जो है जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक एनसीईआरटी का ग्राफ है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। तो ब्लू कलर का जो है बेटा वो प्राइमरी है, लाल कलर का सेकेंडरी और हरे कलर का आपका टर्शरी है। तो 73-74 में आप देखो प्राइमरी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, टर्शरी थोड़ा कम है, और अपना सेकेंडरी बीच का है। 2013-14 में देखिए प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, सेकेंडरी का बड़ा है नो डाउट, बट सबसे एक्सपोनेंशियली जिसका बड़ा है, तेजी जिसका बड़ा है वो है टर्शरी। ये तो बात हो गई है जीडीपी कंट्रीब्यूशन की। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट सवाल है पेपरों के अंदर, देख लीजिएगा कि व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत मतलब श्योर शॉर्ट, इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट देख देता हूं भैया, पेपर में आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टर्शरी सेक्टर इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। देखिए नंबर 1, किसी भी देश में आप चले जाइए, कुछ बेसिक सर्विसेज आपको चाहिए, है ना। जैसे आपको स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पोस्टल टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट चाहिए, है ना, नगर निगम चाहिए। तो भैया ये सर्विसेज जितनी बढ़ेंगी उतना ही टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। आपका देश बढ़ेगा तो सर्विसेज बढ़ेंगे, लोग ज्यादा सर्विसेज डिमांड करेंगे, तो टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण,
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जितना डेवलप होंगे उनको ज्यादा सर्विसेज चाहिए होंगी, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, बैंकिंग चाहिए होगा, स्टोरेज के लिए सामान चाहिए होगा, स्टोरेज जैसे मतलब जो अपना किसान होता है, अगर आप देखोगे अगर उसने ज्यादा अनाज उगा लिया, ज्यादा एक्सेसिव अनाज उगा लिया, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करने के लिए फैसिलिटी चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ताकि मार्केट तक सामान लेके जाया जा सके, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो जितना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपका डेवलप हो रहा है, आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपके सर्विसेज भी उतने ही डेवलप हो रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इनकम लेवल का बढ़ना। बेटा आज मान लो तुम 6,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, 6,000 रुपए महीना में तुमने जो है जीवन में सब डिस्ट्रैक्शन पाल लिए। तुम्हें गेम खेलना ही बहुत पसंद है, वो भी पेड वाला, है ना, कि नहीं सीडी ला खेलेंगे, एकदम टेकन वैकन खेलेंगे। उसके बाद तुम्हें लगा कि जीवन में जो है आईफोन भी जरूरी है, तुम वो भी ले लिया है उधारी पे, ठीक है, पुराना ही लिए सही लेकिन उधारी पे ले लिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें लगा कि जीवन में अगर सुंदर कन्या नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, फिर तो तुमने सुंदर कन्या बना ली, अपनी बढ़िया फ्रेंड एंड बना लिए। अब दिक्कत यह है कि 6,000 7,000 की इनकम में बेटा कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या कहोगे, सुंदर कन्या को हर बार जो है क्या करोगे, यहाँ पे दगाबाजी करोगे उसके साथ, कहोगे अच्छा ऐसा है, सुनो स्टारबक्स बेकार है ना, ये क्या कॉफी ऑफी 300 रुपए, क्या कॉफी पीना है, सब बेकार, शो। असली मजा तो चाय में आता है, तो तुम लेके चले आओगे डॉली टपरी सीधा, चलो यार आज चाय पी करके आते हैं, मट्ठी खाएंगे, बहुत मजा आएगा, निपटा दिए तुम 20 रुपए में पूरा, है ना। तुम शान अलग झाड़ रहे हो आईफोन लेकर के, 20 रुपए में एकदम बढ़िया चाय मट्ठी खा के हो गया तुम्हारा मामला खत्म। अब अंदर से तुमको पता है ना कि तुम्हारा इनकम लेवल बहुत कम है। तो अभी क्या हुआ कि मान लो तुम्हारा इनकम लेवल बढ़ गया, तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिए, तुम्हें अकल आ गई, नहीं यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अकल आ गई तुमको, तुम पढ़ाई लिखाई कर लिया, आगे तुम बढ़िया जॉब कर लिए। अब मान लो तुम्हारी मंथली इनकम हो गई 25-30,000 रुपीज। अब जो है तुम थोड़ा शहंशाह वाला फीलिंग ले रहे हो, हैं कह रहे हो अरे यार अब राजा वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं। अब तो तुम थे कहते हैं अरे कोई बात नहीं, 300 की कॉफी क्या ही मेरे लिए, आओ चलो स्टारबक्स चलते हैं। तो भाई देखो सिंपल है, अभी तुम स्टारबक्स भी जा रहे हो, इसके अलावा तुम जो है कहीं खाने भी जाओगे बाहर, मैकडॉनल्ड्स में ही बैठोगे जाकर के, है कि नहीं, बर्गर किंग का बर्गर भी खाओगे। पहले ये सब नहीं कर रहे थे, क्यों भाई, तुम्हारी इनकम लेवल कम थी। तो जितना इनकम लेवल आदमी का बढ़ेगा उतना ही आप देखोगे वो ज्यादा डिमांड करेगा सर्विसेज का, कहेगा हमको सिनेमा देखना है, मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे 1,000 रुपए का। अच्छा 1,000 रुपए का जो पॉपकॉर्न खाता है ना बेटा सिनेमा हॉल में बैठ करके, उनका आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, मैं कभी नहीं करता है बेवकूफी कभी नहीं करता भाई, उनका आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज उनके में एक चीज की कमी है, वो है अकल। सही बता रहा हूँ, इतना बड़ा पॉपकॉर्न का टब लेके कौन बैठता है यार, घर में बना लो, सस्ता पड़ेगा 1,000 रुपए पॉपकॉर्न भी। तो फिलहाल तुम करोगे बिकॉज तुम्हारे पास पैसा है, तो जितना इनकम लेवल राइज करे तुम नई सर्विस डिमांड करोगे, तुम कहोगे रेस्टोरेंट चाहिए, घूमने के लिए जगह चाहिए, टूरिज्म चाहिए, शॉपिंग चाहिए हमको, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट में मजा नहीं आ रहा। तो जितना ये सब मांगोगे उतना किसका फायदा है, टर्शियरी सेक्टर का फायदा है। टर्शियरी सेक्टर कहेगा सही है यार हमको तो यही चाहिए था, बढ़िया टर्शियरी सेक्टर। अच्छा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, अब अगर आप देखोगे तो पिछले कई डेकेड्स में कई सारी नई सर्विसेज आ गई, आईटी आ गया, आप देखिए डेटा एनालिसिस आ गया, कितने सारी नई सर्विसेज आ गई हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। अब जितना ये सर्विसेज ग्रो करेंगे ऑब्वियस सी बात है अपना टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा। तो ये चारों पॉइंटर अपने को लिख करके आना, बेसिक सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इनकम लेवल्स का राइज होना, चौथा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज। तो ये 4 पैरामीटर पे आप बात करके आएंगे इस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सवाल उठता है यार कि अगर टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़िया कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी के मामले में, तो यार मैक्सिमम आदमी एम्प्लॉयड का है, वेयर इज द मैक्सिमम गाइस एम्प्लॉयड। तो अगर आप इस ग्राफ को देखिए, बड़ा खतरनाक ग्राफ है, ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखो, एम्प्लॉयमेंट ग्राफ को देखो, तो 1973-74 में लगभग 40% आदमी जो था, मतलब अच्छा ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये जीडीपी का ही है, ये जीडीपी परसेंटेज वाइज है, ठीक है। तो जीडीपी परसेंटेज अगर आप देखो तो प्राइमरी का शेयर 74 में बहुत ज्यादा है, 14 में बहुत कम है, टर्शरी का 74 में थोड़ा कम था कंपैरेटिवली, और इधर बहुत ज्यादा हो गया। तो जीडीपी वाइज तुमको पता है कि टर्शरी सेक्टर लीड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स हैं बेटा बहुत शर्मसार करने वाली है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखो तुम 1777-78 में 71% आदमी क्या कर रहा है, खेतीबाड़ी कर रहा है, रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है। 2017-18 में 44% जनता जो है अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। टर्शरी को देख लेते हैं, टर्शरी के भैया टर्शरी में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, टर्शरी में पहले 18% एम्प्लॉयमेंट थी, अब 31 हो गई है। तो एज ए रिजल्ट टर्शरी एक तरफ तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, टर्शरी कह रहा है कि यार क्या बात है, प्रोडक्शन में तो हमने एकदम धमाल मचा रखा है, जीडीपी के एकदम ऐसा बढ़ा रखा है क्या ही बताऊं मैं आपको है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखो तो बड़े डिसहार्टनिंग है यार। और भाई अगर आप देखो देश की आधी जनता आज भी कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर में ओवर भीड़ है यार। आप यहां से बंदे निकाल करके सेकेंडरी टर्शरी में डाल दो, फिर देखो एग्रीकल्चर कितना बढ़िया ग्रो करता है। तो भारत में क्या है कि हर कोई इंसान किसानी कर रहा है, मैक्सिमम बंदा, ठीक है, बट जो एक्चुअली सक्सेसफुल किसान है वो बहुत कम है, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास पैसा है, इनकम है, दे आर वेरी लेस गाइस, है ना।
चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। अब इसको एक केस स्टडी समझेंगे फटाफट से, है ना। तो बहुत ज्यादा तो अपने को लेकर नहीं जाना है, बट एक केस स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, केस स्टडी दी है एनसीईआरटी का ना, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लक्ष्मी एक फार्मर है, ठीक है। अब लक्ष्मी के पास ना लगभग 2 हेक्टेयर का इलाका है, लैंड है, इसके पास खेत है, अनइरिगेटेड, मतलब इरिगेशन नहीं है इसके पास, ठीक है। सो ये सिर्फ रेन पे डिपेंड करती है, और कौन से क्रॉप्स उगाती है, जैसे ज्वार हो गया, अरहर हो गया। अब जितने 5 मेंबर्स हैं इसकी फैमिली के, सारे सारे यही काम करते हैं, ठीक, बिकॉज इनके पास कोई और काम है नहीं करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हर कोई इंसान कुछ कुछ काम कर रहा है, लेकिन कोई भी बंदा फुली एम्प्लॉयड नहीं है। जरा सा जमीन है, अब जरा जमीन में क्या 5 लोग लगे पड़े काम करने में, तो सब कोई आदमी थोड़ा 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 काम कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट समय भी लग रहा है, लेकिन फुल पोटेंशियल आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा। इसी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। इसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप ये देख लीजिए कि लोग आपको दिखेंगे तो कि काम कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। कि पीपल माइट सीम टू बी एम्प्लॉयड बट देर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। क्या आपको देखने में लगेगा कि भैया ये काम कर रहा है आदमी, लेकिन एक्चुअली वो बेरोजगार आदमी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसको हम कई बार हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि यहां पे क्या है कि जितना आदमी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आदमी काम कर रहा है। अब इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए खेत है हमारा, बढ़िया खतरनाक है, अब पूरा चिम्स परिवार लगा पड़ा है इस खेत के ऊपर, इधर ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये सब मिल करके खेत पे लगे पड़े हैं, सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बट एक आदमी भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। अब इसमें से अगर इस आदमी को निकाल करके किसी और सेक्टर में डाल दिया जाए, इसको निकाल के किसी और सेक्टर में डाल दिया जाए, इनको भी कहीं और भेज दिया जाए, तो ऑब्वियसली बात है चिम्स परिवार का इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि मोर देन द रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग। आपको जितना रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, उनके काम करने से कोई एडवांटेज खो नहीं रहा है। इसी को हम कहते हैं द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपको गांव के अंदर ये काफी देखने को मिलता है, ठीक है। अब मान लेते हैं सिचुएशन थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सपोज एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार है बड़ा, सुखराम है ना, वो आता है और लगभग लक्ष्मी के 1-2 लोगों को हायर करके ले जाता है कि भैया अपने हमारे परिवार पे काम कर लो और मैं हमारे जमीन पे काम कर लो। इससे क्या होगा, लक्ष्मी का इनकम बढ़ जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, 5 लोग रिक्वायर्ड ही नहीं है लक्ष्मी की फार्म पे, है ना। तो अगर 1-2 लोगों को हटा भी दोगे तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रोडक्शन पे। दूसरी अगर आप बात देखिए कि 2 लोगों को और निकाल दीजिए, 2 लोगों को और फैक्ट्री में काम करने भेज दीजिए, इससे क्या होगा, दोबारा इनकम बढ़ जाएगी, है ना। प्लस जो प्रोडक्शन है खेत का वो भी अपना सेम रहेगा। तो एज ए रिजल्ट आपने क्या देखा, ऐसे कई सारे लाखों किसान है यार भारत के अंदर, इनमें से कुछ को अगर आप निकाल करके कुछ अदर सेक्टर्स में शिफ्ट कर भी दोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफर नहीं करेगा। इनफैक्ट जो इनकम है इन लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ये एडिशनली कुछ और काम भी करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना। ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे अर्बन एरियाज में भी आपको बहुत सारे ऐसे अंडर एम्प्लॉयड व्यक्ति मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल में ही है, अर्बन में भी। अब देखिए जो कैजुअल वर्कर होता है, कैजुअल वर्कर कौन, अपने मोमो वाले भैया हो गए ना। तुम कहोगे अरे सर मोमो बेच के बहुत पैसा कमाया जाता है। देखो सबका मोमो नहीं बिकता, है ना। अगर एक मोहल्ले में 10 मोमो वाले भैया हैं तो 10 में 2 ही वैसे होंगे जिनका दुकान चलता होगा, बाकी सब खाली बैठे रहते होंगे। तो या सब्जी बेचने वाला हो गया, झाड़ू लगाने वाला हो गया, जूता बनाने वाला हो गया, ऐसे मल्टीपल जॉब्स है जो लोग अर्बन एरियाज में करते हैं, बट जिसमें काफी ज्यादा पैसा नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यार पेंटर है, प्लम्बर है, रिपेयर करने वाले हैं, है ना, कुछ खाना वाना बेचने वाले लोग हैं, तो ये सब ऑड जॉब्स कर रहे हैं। अब इनका जॉब का ना कोई श्योरिटी नहीं है, जरूरी नहीं कि रोज काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, तो दे आर लाइक अंडर एम्प्लॉयड पीपल। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर के अंदर और भी आपको कई सारे ऐसे लोग दिख जाते हैं ना, ठेले पे सामान बेचते हुए, तो हो सकता है पूरे दिन घूमते हैं लेकिन इनकी इनकम ना हो। तो आपको देखने में तो लग रहा है कि यार ये एम्प्लॉयड है, रोजगार है, इनके पास काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में इनके पास पैसे आ ही नहीं रहे, है ना, इनको काम मिल ही नहीं रहा। तो ये इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं बिकॉज इनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज है नहीं, अगर होती तो ऑब्वियसली बातें नहीं करते। अब अगर आप देखेंगे तो सवाल यहां पे उठता है कि सरकार ऐसा क्या करे कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी जाए। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। देखिए सबसे पहला जो सरकार कर सकती है यहां पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज नंबर 1, यहां पे सरकार कुछ पैसा खर्च कर सकती है या लोन्स दिलवा सकती है लोगों को, जिससे खुद के कुछ काम धंधे स्टार्ट कर सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से डैम बनवाने का, डैम बनवाने लगी सरकार। अब डैम बनवाने से क्या होगा, पहली बात तो किसान को पानी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, प्लस बहुत सारे लोगों को जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, आप कैनाल बनाते हो, उसमें क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, है ना। आप ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज को यहां बेहतर बना सकते हैं। आपने मान लीजिए बढ़िया सड़कें बनवा दी तो आसानी से जो ट्रक वगैरह है वो भी गांव में जा सकती है, ट्रक चलाने वाले को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्टोरेज फैसिलिटीज ओपन कर दी, कोल्ड स्टोरेज आपने खोल दिया मान लीजिए गांव में, उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए जब सीजन नहीं है तो किसान अपना एक्स्ट्रा आलू प्याज जमा कर सकता है वहां पे जाके, है ना, तो स्टोरेज फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे दाल मिल खोल गई आपने, हनी कलेक्शन सेंटर, मान लीजिए जंगल के पास कोई गाँव है तो वहां पे ना शहद इकट्ठा करने का बहुत बढ़िया काम हो सकता है, आपने
सेंटर खोल दिए, गांव वालों ने शहद इकट्ठा किया, लाके बेच दिया। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे काम धंधे जो स्टार्ट किए जा सकते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर ओपन करिए, ज्यादा स्कूल खोलिए। आप देखिए, मतलब नीति आयोग का एक रिपोर्ट था कि करीब 20 लाख जॉब तो आप स्कूल सेक्टर में खोल सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप एजुकेशनल को इंप्रूव करिए, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोलिए, तो आपको जो स्टाफ चाहिए होगा लगभग 20 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। टूरिज्म के लिए एक बढ़िया नीति आयोग का आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट था कि 35 लाख का जॉब, मतलब 35 लाख जॉब्स कम से कम टूरिज्म में आप डेवलप कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, राइट। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर एक एरिया का ना अपना एक पोटेंशियल है, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का आप देखोगे उनकी कुछ स्पेशलिटी खासियत है। आप उसको डेवलप करिए यार, आप उसको डेवलप करेंगे, आप देखेंगे वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा, राइट। फिर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स ला सकते हो आप, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिया, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, वहां पे काम करने के लिए रोजगार चाहिए होगा लोगों को। तो ऐसे मल्टीपल स्कीम्स है जो बेटा यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकती है गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन बढ़िया आता है, 5 नंबर सवाल आता है पूरा पूरा, ठीक है। चलो, इसको मैंने डिटेल में क्लास में पढ़ाया है, बट यहाँ पे एक छोटा सा वो है। इसके अंडर एक ना बहुत अच्छा स्कीम आया था, इसको हम कहते हैं एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी, है ना। इसको, इसके द्वारा अगर आप देखोगे तो राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट में। एमजी नरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। अब इसके अंदर था क्या, देखिए इसके अंदर दो चीजें। नंबर 1, सरकार कह रही है कि हम आपको अश्योर्ड 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, 100 दिन के लिए हम आपको काम देंगे, और अगर हम काम नहीं दे पाए तो बदले में हम आपको देंगे पैसा। तो सरकार ने एक डेली वेज फिक्स कर दिया है, जिसके हिसाब से 100 डेज का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाएगा। एक चीज जो एनसीईआरटी यहां पे नहीं बताती वो है रिजर्वेशन, कि यहां पे जॉब्स में रिजर्वेशन है, ठीक है। तो मनरेगा के अंदर भी आप देखोगे 1/3 जॉब्स विमेन के लिए मतलब पूरी रिजर्व थी। फिर एससी एसटी के लिए भी कुछ जॉब्स रिजर्व थे, कुछ दिन रिजर्व थे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हम आपको राइट टू वर्क दे रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हाँ 100 दिन का अश्योर्ड रोजगार हम आपको देंगे। अगर हम नहीं दे पाए लेट से, तो इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस या फिर बेरोजगारी भत्ता। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो इससे कई सारे मतलब परिवार हैं गांव के अंदर जिन्होंने काफी ज्यादा बेनिफिट्स लिया है अंदर एमजी नरेगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं ना। तो यहां तक तो हमने जो बात की, ये पूरी बात किसके बारे में थी, पूरी बात थी अपनी द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में। टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट कैसे बना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने अभी तक यहां पे फेस किए हैं, और कैसे एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है। अब यहां पे कहानी हम बात करेंगे किसकी, द डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी है, वो कमल और वो कमला वाली है ना, यार कमला जो है ऑफिस जाती है, उसका प्रॉपर टाइमिंग है, बेनिफिट्स है, कमल का नहीं है, वो दुकान पे काम करता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से डिवाइड करूं सेक्टर्स को, तो हमारे पास दो डिवीजन है, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, एक को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से कोई चीज चले। अब मान लीजिए तुम स्कूल से आए, तुमने कपड़े वपड़े सब प्रॉपर फोल्ड करके रखे, तो एक ऑर्गेनाइज तरीका है जीने का, है ना। और एक और तरीका होता है उसमें तुम स्कूल से आया, बैग इधर फेंका, बोतल उधर फेंका, कपड़ा उधर फेंका, फिर मम्मी आई चप्पल लेते हो तो वो दो दौड़ा के मारा है ना, उसके बाद तुम याद आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली हमारी वर्किंग कंडीशंस होती है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जनरली वो कंपनीज या वो वर्क प्लेसेस आते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर सरकार का, कि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, आप ओवर टाइम करते हो उसका पैसा मिलता है, अदर बेनिफिट्स होते हैं, पेड लीव हो गई, आप बीमार पड़ गए आपको छुट्टी मिल गई, राइट, आपको बोनस मिला, प्रोविडेंट फंड मिला, ग्रेचुटी मिली आपको, राइट। तो ये ग्रेचुटी क्या होती है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप एम्प्लॉय पुराने हो जाते हो कंपनी में, तो कंपनी आपको कुछ बोनस टाइप का पे करती है, दैट्स बेसिकली ग्रेचुटी, राइट। तो मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिल गया, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके यार, ये सारे एग्जांपल्स है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्किंग कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं, बढ़िया। इसके लिए आप सरकारी जॉब्स को ले सकते हैं एग्जांपल, बैंक्स को एग्जांपल ले सकते हैं, इवन अपने पीडब्ल्यू में भी मोस्ट ऑफ द चीजें अपनी को मिलती है, ठीक है। तो आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज वगैरह, वो भी इन चीजों को फॉलो करती है, राइट। अच्छा, वही अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, तो उसका ना केएफसी का ओनरशिप है उसके पास। केएफसी से मेरा मतलब फ्राइड चिकन नहीं है, उसके ओनर, रेस्टोरेंट का नाम केएफसी है, कुलचे फ्रॉम छोटू, ठीक है। तो कुलचे फ्रॉम छोटू में उसने लड़का हायर किया हुआ है, खुद भी बैठता है दुकान पे वो। अब दिक्कत क्या है, उस लड़के के साथ ना कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं, कोई सिक लीव नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा उसको नहीं मिलता, छुट्टी होती है तो काट लिया जाता है उसका पैसा। तो मैंने कहा यार कि पागल आदमी हो तुम, हैं बेचारे को परेशान कर रहे हो। और वो खैर वो इंसान मान नहीं रहा। रीजन सिंपल है, बिकॉज सरकार के रूल्स रेगुलेशन वहां पे अप्लाई नहीं हो रहे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कंट्रोल के बाहर है। किसके कंट्रोल के बाहर, सरकार के कंट्रोल के बाहर, राइट। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई छुट्टी नहीं, कोई ग्रेचुटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। इनफैक्ट आप छुट्टी करो पैसा काट लिया जाएगा, है ना। तो होम ट्यूटर्स हो गए, पर्सनल वर्किंग स्मॉल जनरल स्टोर्स हो गए, ढाबे पे काम करने वाले लोग हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, ऑफ द पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। डन, आई बात समझ में। आगे बात करते हैं।
अब एक सवाल उठता है कि यार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए नंबर वन, अब 1990 से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने ना अपना जॉब्स काफी लूज किया ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन बेचारों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम लेना पड़े। अब उसमें क्या हुआ, उनकी अर्निंग्स बहुत लो थी। एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है कि जितने भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको यहां पे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जितने भी आपके एग्रीकल्चर लेबर्स हैं जिनके पास जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं किसी और की जमीन पे, है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए इसके अलावा कुछ वीवर्स हो गए, ब्लैकस्मिथ्स हो गए, कपड़ा बनाने वाले जो लोग होते हैं या लोहे के बर्तन बनाने वाले, तो ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ही वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चलिए अब अगर आप देखेंगे तो इन फार्मर्स को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे? सरकार इनको सीड्स प्रोवाइड कर सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स दे सकती है, स्टोरेज फैसिलिटीज दे सकती है। तो इससे क्या होगा यार कि ऑब्वियस सी बात है, इनका थोड़ा सा जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा, प्लस इनके प्रोडक्ट्स को अगर सही तरीके से मार्केट किया जाए, अच्छे दामों में बेचा जाए, तो ये फिर यहाँ पे पॉवर्टी वाले सिनेरियो से थोड़ा बाहर आ पाएंगे, राइट, थोड़ा ज्यादा बेहतर पैसा कमा पाएंगे। तो अगर हम गांव में देखें तो गांव के अंदर ये सारी जो कैटेगरी अपने पास, ये पूरी पूरी आप देखेंगे काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही पार्ट है और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे अर्बन एरियाज में आप देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी, कैजुअल वर्कर जो मजदूरी करता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्रेड ट्रांसपोर्ट में करने वाले काम लोग आदमी, स्ट्रीट वेंडर जो सामान बेचते हैं ना, तो ये सारे लोग अगर आप देखोगे किसका पार्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही। एंड एज ए रिजल्ट आप देखोगे तो गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा यहाँ पे इन्हें भी प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट। चलो अब सवाल उठता है कि हमने ये तो देख लिया कि कौन सी कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि आप प्रोटेक्शन दोगे कैसे, कैसे आप इनको बचाओगे। तो देखो बहुत सिंपल है, सरकार क्या कर सकती है, सरकार यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट्स हैं, है ना, कि इतना दिहाड़ी देना ही देना है, इतना वर्किंग आवर्स रहेगा, इसको यहाँ पे फिक्स कर दे। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, सस्ते लोन्स प्रोवाइड कर सकती है जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, मतलब खुद का कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकें। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे सस्ते एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया। तो अगर ये वर्कर्स को मिलेगा तो वर्कर्स पहली बात तो ग्रो करेंगे, दूसरी बात जो खर्चा इनका इन सब चीजों पे होता है बेटा, वो यहां पे थोड़ा सा बचेगा, तो ये सेविंग्स बेटर कर पाएंगे, अपनी लाइफ को और बेटर बना पाएंगे। फिर चौथी बात, गवर्नमेंट कुछ नए लॉस ला सकती है जहां पे आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पीएफ देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा, पेड लीव्स देनी पड़ेगी, ओवर टाइम देना पड़ेगा ना, है ना। तो ये सारी चीजें सरकार अगर यहाँ पे कर दे तो डेफिनेट सी बात है हम यहाँ पे वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम है सरकार भी ऐसा करना नहीं चाहती, क्यों? बिकॉज ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग यार, ये इंटरनली आप देखोगे बहुत सारे जो बीच में ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं ना, उनके साथ मस्त करप्शन करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार करते हैं, और ऐसे लॉस को कभी लाने ही नहीं देंगे। तो ऐसे लॉज आ गए तो उनको पता है कि इनकी बैंड बच जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डील विद, तो इसको डील करना जरूरी है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो देखिए ओनरशिप के बेसिस पे हम यहाँ सेक्टर्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नंबर वन पब्लिक सेक्टर, जिसको आप सरकारी नौकरी कहते हो, जिसके पीछे जो है हमारी पूरी भारतीय समाज जो है एक तरीके से जो है ना पागल है। इनफैक्ट मुझे आज भी कई बार ताने मिलते हैं रिलेटिव से, उनको बताता हूँ भैया मैं काम कर रहा हूँ, है ना, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, मेरा बढ़िया वीडियो है, बच्चे बड़ा प्यार देते हैं, कहते हैं ठीक है वो सब ठीक है, सरकारी नौकरी होती तो ज्यादा सही रहता। यार ये ठीक है कर रहे हो, ठीक है भैया, प्राइवेट कर रहे हो कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरी ठीक है, सरकारी होती चलेगा। एक बार तो बहुत बेइज्जती हुई मेरी, बहुत बेइज्जती हुई, है ना। एक बार एक जो है एक सुंदर कन्या के पिताजी ने कहा कि देखो ऐसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सैलरी कितना है तुम्हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सरकारी आदमी होंगे 25,000 कमाओगे तो भी हम जो है बहुत खुशी खुशी अग्री कर जाएंगे। उनका गजब बेइज्जती है यार, ये तो बहुत बुरी बेइज्जती है। तो फिलहाल वो जो सरकारी नौकरी वाला क्रेज है ना, वही इंडिया में है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप देखो कितना एस्पिरेंट हर साल प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, बट सरकारी नौकरी कहते हैं ना कि वो चीज है कि जिसको मिल जाए तो बहुत खुश, और मिलना भी इतना ईजी नहीं है ना। तो वही वाली बात है। तो आइए सरकारी नौकरी की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, दैट इज गवर्नमेंट वाला जॉब, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितनी भी चीजें, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी सरकार कंट्रोल कर रही है। यहां पे सरकार जो है प्रॉफिट तो कमाएगी, नो डाउट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉस में काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन प्रॉफिट सेकेंडरी है सरकार के लिए। जो लोगों का वेलफेयर है, भलाई है, वो सरकार के लिए प्राइमरी एम है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं सारे एसेट्स, सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मेजर मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों का वेलफेयर है, प्रॉफिट सेकेंडरी बात है। एग्जाम्पल आप रेलवेज का ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का ले सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, राइट। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी ओनरशिप है, सब एक चीज का, हर एक चीज का मैनेजमेंट जो है वो किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में होता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में। वेरी गुड एग्जांपल्स, रिलायंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, टाटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और भी कई सारे, इन्फोसिस हो गया आपका, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है ना, जहां पे
जो इनका कंप्लीट राइट, जैसे रिलायंस में आप देखिए तो कंप्लीट अधिकार किसके पास है भैया, अंबानी फैमिली के पास। तो इट्स लाइक दैट कि ना कि एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है यहाँ पे सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, अपने कंट्रोल में रख रहा है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। टाटा आयरन स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब गुड एग्जाम्पल्स है इसके। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर का क्लियर होता है कि इनको प्रॉफिट अर्न करने। वो बात अलग है कि अमीर लोग थोड़ी चैरिटी वेरिटी कर देते हैं ना। अब जी के टाटा जी की बात अलग है, रतन टाटा जी का कोई कंपैरिजन नहीं, उसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो इतना चैरिटी नहीं कर रहे होते तो ऑब्वियसली बात है भाई, मतलब उनका वर्थ तो अलग ही लेवल पे दिखाई दे रहा होता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे, कुछ कंपनीज वगैरह को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है कि प्रॉफिट्स कमाना है, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए ही वो काम करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब एक लास्ट टॉपिक है अपना कि सरकार की देखिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों, तो पब्लिक सेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि पब्लिक सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों की, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेकअप करने की, ठीक है। सो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक तरीके से पब्लिक सेक्टर आप मान लीजिए कि इसको पैसे निकालने होते हैं, कैसे, टैक्सेस के थ्रू। सरकार क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू पैसे रेज करती है, और भी कई सोर्सेस होते हैं सरकार के पैसे कमाने के, और इन पैसों का इस्तेमाल क्या करती है, फिर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने देती है ना। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखिए कि काफी सारा पैसा खर्च करती है रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवे बनाने में ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, पानी प्रोवाइड करने में, इरिगेशन का, ठीक है, डैम्स वगैरह के थ्रू। इसके अलावा इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उसको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि इनफैक्ट ये फैसिलिटीज लगभग सभी को मिल जाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी है जो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है, ठीक है, सो दैट कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पे ग्रो करे। बिकॉज देश की इकोनॉमी के लिए यार दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही ग्रो करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वगैरह देती है। तो सरकार कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी करती है जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर काफी प्रमोट हो। फिर आप देखोगे जो गवर्नमेंट है भारत के अंदर, वो क्या करती है, इनफैक्ट जैसे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जो है उनसे चावल गेहूं खरीद लेती है एक सर्टेन प्राइस पे, उसको हम फेयर प्राइस या कई बार एमएसपी वगैरह भी कहते हैं ना। और क्या करती है, जहां पे एक्सेस होता है, मान लीजिए किसी स्टेट में चावल और गेहूं का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, सरकार क्या करेगी, सरकार उसको किसानों से बाय कर लेगी। इससे क्या फायदा होगा, किसान के पास एक्स्ट्रा इनकम आ गया, प्लस उसी पर्टिकुलर जो गेहूं चावल या जो भी अनाज उसने प्रोक्योर किया है उसको सस्ते दामों पे जो है जो गरीब लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई बार देती है। तो सरकार इस तरीके से क्या करी, दोनों का वेलफेयर कर रही है, किसानों का भी कर रही है, प्लस जो गरीब लोग हैं उनका भी यहाँ पे वेलफेयर किया जा रहा है, ठीक है। फिर प्रॉपर स्कूल्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रोवाइड करना है ना। तो ये सारी जिम्मेदारियां किसकी बच्चे, सारी जिम्मेदारियां हमारी सरकार की हैं, राइट। चल, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को यहाँ पे और भी कई सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है, जैसे साफ सुथरा पीने का पानी प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, राइट, गरीब लोगों के लिए न्यूट्रिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो एकदम सबसे गरीब, जो सबसे मोस्ट इग्नोर्ड इलाके हैं उनकी यहाँ पे टेक केयर करना। तो ये सारी चीजें किसके पार्ट है बेटा, सारी चीजें जिम्मेदारियां हैं हमारे गवर्नमेंट की, हमारे सरकार की, राइट। चलो, तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कहानी को स्टार्ट किया था कि यार हमारा जो जितना भी इकोनॉमी होता है उसमें दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक जिसमें पैसा मिलता है, नॉन इकोनॉमिक जिसमें नहीं मिलता। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आसानी से स्टडी करने के लिए हमने इसको कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम कहते हैं द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इन कैटेगरीज के कुछ पैरामीटर्स थे जो हमने पढ़े यहाँ पे। हमने नंबर 1 नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बांट दिया। वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से हमने बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और साथ ही साथ ओनरशिप, क्या यार इसका मालिक कौन है, इसके बेसिस पे हमने बांट दिया प्राइवेट और पब्लिक के अंदर। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इन सारी चीजों को हमने किया डिटेल में स्टडी, और लास्ट हमने सीखा कि यार सरकार की जो पब्लिक सेक्टर होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। डन। चलिए, फिर हमने ये भी सीखा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में ही है, और उसको दूर करने के कुछ सजेशंस यहां पे लिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ भाई आज का माइंड मैप यहीं पे समाप्त होता है, लगभग 40 मिनट्स के आसपास का है, ठीक है। पर इसको फटाफट से पढ़ा के, मतलब बढ़ा के कर लेना, पढ़ लेना अपना 1x 2x बढ़िया से, ठीक है। मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट माइंड मैप। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, स्टे अमेजिंग, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। मुलाकात करते हैं आपसे अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड लव यू। चलो बाय बाय, और पढ़ लेना है ध्यान से, समझे। चलो बाय बाय, टेक केयर।